हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासरूम की टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ स्टेट, राज्य की प्रकृति के प्रश्न उत्तर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। बहुत जल्द हमारे चैनल पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी इस चैप्टर के वीडियोज़ अपलोड होने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली सभी ज़रूरी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के आदर्श आधार रूप के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, राज्य के आदर्श आधार रूप के बारे में निम्नलिखित बातें जानी जाती हैं। पहला, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में दर्शन शास्त्री राजा होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में मिश्रित शासन प्रणाली होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार आदर्श राज्य में राजा का अधिकार और नैतिकता होनी चाहिए। गांधी के अनुसार आदर्श राज्य में सर्वोदय और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। आधुनिक समय में आदर्श राज्य में लोकतंत्र, न्याय, समानता और मानवाधिकारों का पालन होना चाहिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन अवधारणा क्या थी? उत्तर, भारत में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में प्राचीन अवधारणा निम्नलिखित थी। मनु के अनुसार राजा भगवान द्वारा बनाया गया। ऋग्वेद इंद्र और वरुण के अधिकार से बनाया गया। उपनिषद ब्रह्मा द्वारा बनाया गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सामाजिक समझौते माने गए। हिंदू धर्म राजा को रक्षक और पालक माना गया। वेदों में राजा को चक्रवर्ती कहा गया। इन अवधारणाओं में राज्य की उत्पत्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत में राज्यों का अभ्युदय किस प्रकार हुआ? उत्तर, दक्षिण भारत में राज्यों का अभ्युदय निम्नलिखित तरीके से हुआ। संगम युग 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व चेर, चोल और पांड्य राज्य का उदय। पल्लव राजवंश 300 से 850 ईस्वी, तमिलनाडु में पल्लवों का शासन। चालुक्य राजवंश 550 से 750 ईस्वी, कर्नाटक में चालुक्यों का शासन। राष्ट्रकूट राजवंश 753 से 882 ईस्वी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों का शासन। चोल राजवंश 300 से 1279 ईस्वी, तमिलनाडु में चोरों का शासन। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1640 ईस्वी, कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य का उदय। इन राज्यों ने दक्षिण भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा चौथा प्रश्न है, बौद्ध काल में राज्यों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? बौद्ध काल में आंसर, बौद्ध काल में राज्यों की उत्पत्ति कई कारकों से प्रभावित हुई। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं। एक, जनपदों का विकास। बौद्ध काल में जनपदों का विकास हुआ जो छोटे राज्यों के रूप में विकसित हुए। दो, राजतंत्र की स्थापना। जनपदों में राजतंत्र की स्थापना हुई जिसमें राजा सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक था। चार, क्षत्रिय वर्ग का उदय। क्षत्रिय वर्ग का उदय हुआ जो योद्धा और शासक वर्ग के रूप में विकसित हुआ। चार, आर्थिक विकास। व्यापार और वाणिज्य के विकास से राज्यों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। पाँच, सांस्कृतिक विकास। बौद्ध धर्म के प्रचार से राज्यों में सांस्कृतिक विकास हुआ। मुख्य राज्य जो इस काल में विकसित हुए उनके नाम: मगध, कोशल, वज्जी, मालल, चेदी। इन राज्यों ने बाद में महाजनपदों के रूप में विकसित हुए और भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा पांचवा प्रश्न, महाजनपद काल में राज्य किस प्रकार अस्तित्व में आए? उत्तर, महाजनपद काल में
राज्य निम्नलिखित तरीके से अस्तित्व में आए। पहला, जनपदों का विकास, छोटे जनपद बड़े राज्यों में विकसित हुए। दूसरा, राजतंत्र की स्थापना, राज्य सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक बना। तीसरा, क्षत्रिय वर्ग का उदय, योद्धा और शासक वर्ग के रूप में विकसित हुआ। चौथा, आर्थिक विकास, व्यापार और वाणिज्य के विकास से राज्यों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। पांचवा, सांस्कृतिक विकास, बौद्ध और जैन धर्मों के प्रचार से राज्यों में सांस्कृतिक विकास हुआ। महाजनपद काल के 16 मुख्य राज्य हैं, जिसमें मगध, कोशल, बज्जी, मालल, चेदी, वत्स, अवंती, पांचाल, कुरु, गांधार, काम्बोज, अश्वक, शूरसेन, मत्स्य, सौराष्ट्र, अवनति। इन राज्यों ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा छठा प्रश्न, ऋग्वेदिक काल में परिवार का स्वरूप कैसा था? उत्तर, ऋग्वेदिक काल में परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक, विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार, पत्नी का दर्जा घर की मालकिन, विवाह, वर और कन्या का चयन, संतान का महत्व, वंशज, पारिवारिक कर्तव्यों का विभाजन, जाति प्रणाली, जन्म आधारित, मुख्य विशेषता, पहला पिता का अधिकार, दूसरा परिवार की एकता, तीसरा सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, चौथा संस्कृति और परंपराओं का प्रसार। यह स्वरूप ऋग्वेदिक समाज की आधारशिला था। हमारा सातवां प्रश्न, ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संगठन का विभाजन किस प्रकार का था? उत्तर, ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संगठन का विभाजन निम्नलिखित था। पहला, वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। दूसरा, जाति प्रणाली, जिसमें जन्म आधारित था। तीसरा, कुल या गोत्र, जिसमें रक्त संबंध आधारित था। चौथा, जन या जाति, जिसमें समुदाय आधारित वर्ण व्यवस्था के आधार पर था। पांचवा, ब्राह्मण, जो धार्मिक और शैक्षिक कार्य था। इसके बाद क्षत्रिय, जो योद्धा और शासक था। वैश्य, जो व्यापारी और किसान था। शूद्र, जिसमें सेवक और मजदूर रहते थे। हमारा आठवां प्रश्न, ऋग्वेदिक काल के लोगों का राजनीतिक संगठन कैसा था? उत्तर, ऋग्वेदिक काल के लोगों का राजनीतिक संगठन निम्नलिखित था, जिनमें से पहला, जन, जिन्हें राज्य के नाम से भी जाना जाता था। इसमें कई गांवों का समूह था। दूसरा, विश, जो जनजाति कहा जाता था, जिसमें कई जनों का समूह था। तीसरा, राजा, जिसे शासक कहा जाता था, जो जन का प्रमुख था। चौथा, सभा, जिसे परिषद कहा जाता था, वो राजा की सलाहकार परिषद था। राजा की शक्तियाँ क्या क्या थी देख लेंगे। युद्ध और रक्षा, न्याय और शासन, धार्मिक कार्य राजा के सहायक, पुरोहित मतलब पुजारी, सेनापति मतलब सेना का प्रमुख, महिषी मतलब राजा की पत्नी। यह राजनीतिक संगठन ऋग्वेदिक समाज को संगठित और स्थिर बनाने के लिए था। देखेंगे हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में महिलाओं का स्थिति कैसा था, या फिर महिलाओं की स्थिति कैसी थी? उत्तर, ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति, उसको 2 भागों में विभाजन किया गया है, एक सकारात्मक पहलू और दूसरा महिलाओं का अधिकार। तो पहले देख लेंगे सकारात्मक पहलू, जिसमें सम्मानित स्थान, घर की मालकिन, पति की सहभागी, धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी, शिक्षा और संस्कृति में रुचि, पितृसत्तात्मक समाज, विवाह में पिता की भूमिका, पति के अधीन, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की कमी, विधवा महिलाओं की स्थिति कमजोर। अब देखेंगे महिलाओं के अधिकार में क्या कहा गया है। संपत्ति का अधिकार, विवाह में सहमति का अधिकार, तलाक का अधिकार, जिसमें ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी। उन्हें सम्मान
मिलता था, लेकिन सीमित अधिकार थे। इस वीडियो के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजाओं की स्थिति कैसी थी? उत्तर, ऋग्वैदिक काल में राजाओं की स्थिति सकारात्मक पहलू और सीमित पहलू दो भागों में बताया गया है। पहले सकारात्मक पहलू के बारे में देख लेते हैं। पहला, सर्वोच्च शक्ति। दूसरा, धार्मिक और राजनीतिक अधिकार। तीसरा, युद्ध और रक्षा की जिम्मेदारी। चौथा, न्याय और शासन की शक्ति। पांचवा, दंड का प्रमुख और रक्षक। अब सीमित पहलू को देखते हैं। पहला, सभा और समिति के प्रति उत्तरदायी। दूसरा, पुरोहित और अन्य अधिकारियों के साथ सहयोग। तीसरा, जन की इच्छाओं का सम्मान। राजा के कर्तव्य। इसमें राजा के कुछ कर्तव्यों को भी बताया गया है, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, न्याय और शासन, धार्मिक अनुष्ठान, युद्ध और विजय, जन की भलाई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो से पहले किसी और चैप्टर का वीडियो अगर आपको पहले चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वो वीडियो आप तक पहुंचा पाएँ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में।